गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट में बच्चों हम चैप्टर 8 पढ़ रहे थे, जिसमें हम ऊष्मा एवं ताप के बारे में पढ़ रहे थे। बच्चों, ऊष्मा एवं ताप में हम क्रियाकलाप 4 पढ़ेंगे, है ना। हमें क्रियाकलाप 4 पढ़ना था। आवश्यक सामग्री लेंगे हम कठोर कांच की परखनली लेंगे, तार में लिपटा बर्फ का टुकड़ा लेंगे, गर्म करने का साधन लेंगे। ठीक है, कठोर कांच की परखनली लेना है। यहाँ पर आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ये परखनली है, हमारा कांच की है, कठोर कांच की परखनली है बच्चों। ये होल्डर है और ये मोमबत्ती लिए हैं, ठीक है। और तार से लिपटी हुई जाली है ना, लिए हुए हैं हम। इसमें क्या लिपटा हुआ है, बर्फ़ का टुकड़ा। ठीक है, अब हम देखते हैं बच्चों, एक परखनली में ठंडा पानी लीजिए। ठीक है, बर्फ़ के टुकड़े को तार की जाली में लपेटकर इस परखनली में डाल दीजिए, जिससे बर्फ़ परखनली में नीचे पकड़ा रहे। अब परखनली को थोड़ा तिरछा रखकर पानी को ऊपर से गर्म कीजिए। ठीक है, पानी को हमें कहाँ पर ऊपर से गर्म करना है। आप सभी देख रहे हैं बच्चों, किस प्रकार से परखनली में पहले ठंडा पानी हम लिए हैं, फिर बर्फ़ के जो एक टुकड़े को हम तार से लिपटा कर, है ना, मतलब तार की जाली से लपेट कर इस परखनली में हम डाल दिए हैं। ठीक है, यहाँ अंदर जो बर्फ़ डाला हुआ है बच्चों, ये तार की जाली से लपेट कर डाला हुआ है ना, और जिसमें बर्फ़ परखनली में नीचे पड़ा रहे। तो ये बर्फ़ परखनली में नीचे में पड़ा हुआ आपको गोल दिखाई दे रहा होगा। अब परखनली में थोड़ा हम परखनली को तिरछा रखे हैं, आप सभी देख रहे हैं, और मोमबत्ती की सहायता से हम इसे ऊपर की ओर गर्म कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि नीचे से गर्म नहीं हो रहा है, यहाँ पर से गर्म हो रहा है। ठीक है, चित्र 8.5 में देख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि परखनली में ऊपर का पानी गर्म होकर खौलने लगता है ना। ऊपर का पानी गर्म होकर क्या होने लगता है, खौलने लगता है, उबलने लगता है, जबकि नीचे पड़ा बर्फ़ नहीं पिघलता। जो नीचे में बर्फ़ है वो नहीं पिघलता है। ऊपर का पानी गर्म होकर खौलने लग रहा है, पर नीचे का पानी जो बर्फ़ है वो नहीं पिघल रहा है। ठीक है, यह प्रश्न उठता है कि चालन की प्रक्रिया द्वारा पानी नीचे तक गर्म क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पर प्रश्न भी उठता है बच्चों कि जो चालन की प्रक्रिया हमने देखा था बच्चों कि किस प्रकार से संवहन की धाराएं, किस प्रकार से पानी की ऊष्मा किस प्रकार से गर्म होता है ना। ये धाराओं को हमने देखकर जाना था बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार से क्या इसमें भी जब हम बर्फ़ के टुकड़े को नीचे डालते हैं तो चालन की प्रक्रिया द्वारा पानी नीचे तक गर्म क्यों नहीं हुआ, ये प्रश्न उठता है। तो कारण स्पष्ट है बच्चों कि ऊष्मा का कुचालक होने के कारण पानी में से होते हुए बर्फ़ तक ऊष्मा का संचरण नहीं हुआ, है ना। बर्फ़ क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है। इसलिए ऊष्मा का कुचालक होने के कारण पानी में से होते हुए बर्फ़ तक ऊष्मा का संचरण ऊष्मा का जो संचरण है वो बर्फ़ में से होते हुए नहीं होता है ना। इस कारण से ये बर्फ़ नहीं पिघलता है। और हम सभी जानते हैं बच्चों, जो बर्फ़ होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है ना। अब हम देखेंगे दैनिक जीवन में संवहन धाराएं। पहला देखेंगे, घरों और कारखानों में धुआं व गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और चिमनियों से बाहर निकल जाती है। हम सभी देखते हैं बच्चों, घरों और कारखानों का जो धुआं होता है वो गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठने लगता है और चिमनियों से बाहर निकल जाती है ना। तथा शुद्ध और ठंडी हवा नीचे के दराजों और खिड़कियों से प्रवेश करती है, जिससे वहां कार्यरत लोग स्वच्छ वायु हवा द्वारा ग्रहण कर सकें। सेकेंड है रेफ्रिजरेटर, है ना, यानी कि फ्रिज। आप लोग सभी जानते हैं, इन्हें ही रेफ्रिजरेटर कहा जाता है। रेफ्रिजरेटर में सबसे ठंडा हिस्सा यानी कि फ्रीजर ऊपर रखा जाता है, जिससे उसके संपर्क की ठंडी एवं भारी हवा नीचे आ जाए
एवं नीचे की अपेक्षाकृत गर्म हवा ऊपर जा सके। ये संवहन धाराएं रेफ्रिजरेटर के अंदर की हवा को क्या करते हैं, ठंडा बनाए रखती है। थर्ड है, गर्म हवा हल्की होने के कारण बंद कमरे में ऊपर होती है। आप सभी जानते हैं बच्चों, गर्म हवा हल्के होने के कारण ये बंद कमरे में ऊपर होती है ना। यही कारण है कि छत पर लगा पंखा यानी कि सीलिंग फैन चलाने पर हमें गर्म हवा देता है ना। हम सोचते हैं कि हमें गर्म हवा क्यों आ रही है ना, पंखा चलाने पर तो इसी कारण से गर्म हवा आती है, क्योंकि जो बंद कमरे होते हैं बच्चों, वहाँ पर जो हवा है, गर्म हवा होती है, वो हल्की होने के कारण ऊपर की ओर होती है ना, जिससे कि हमें छत का पंखा जब हम चालू करते हैं या फिर सीलिंग फैन चलाते हैं तो वो गर्म हवा फेंकता है। 8.1.3 अब हम पढ़ेंगे बच्चों विकिरण के बारे में। हम चालन, संवहन, है ना, यह विधि पढ़ चुके। अब हमें क्या पढ़ना है, विकिरण विधि। तो चालन और संवहन में ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है ना। हम देखते हैं बच्चों कि जो चालन है, संवहन है, इनमें ऊष्मा का संचरण होता है ना, पर इनमें जो ऊष्मा का संचरण होता है उसके लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो क्या विकिरण में भी होती है या नहीं होती है? तो देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच लंबी दूरी तक कोई माध्यम नहीं होता है ना। निर्वात है। निर्वात मतलब आप सभी समझते होंगे। निर्वात कहने का मतलब है वहाँ कुछ भी नहीं होता है, खाली होता है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे वायुमंडल में, है ना, यहाँ से कुछ ऊंचाई पर हमारे वायुमंडल से और ऊपर वायु भी नहीं पाया जाता है, कुछ भी नहीं पाया जाता है ना। जहाँ पर वायु नहीं पाया जाता है, किसी भी प्रकार से कोई भी चीज़ नहीं पाया जाता है, उसे हम निर्वात कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर जब सूर्य और पृथ्वी के बीच लंबी दूरी तक कोई माध्यम नहीं होता है, निर्वात है, फिर भी ऊष्मा सूर्य से पृथ्वी तक पहुँच जाती है। आइए इसे समझने के लिए एक प्रयोग करें। तो किस प्रकार से सूर्य और पृथ्वी के बीच लंबी दूरी होने के कारण और कोई भी माध्यम नहीं होता है, फिर भी जो सूर्य की ऊष्मा है वो पृथ्वी तक पहुंचती है बच्चों। तो इसे हम समझने के लिए एक प्रयोग करेंगे, क्रियाकलाप 6, जिसमें आवश्यक सामग्री में हम एक थर्मामीटर लेंगे और मोमबत्ती लेंगे, है ना। यहाँ पर मोमबत्ती जली हुई आपको दिखाई दे रही है, जो जल रही है मोमबत्ती, ठीक है। यहाँ पर देखिए 8.7 विकिरण में, और यहाँ पर थर्मामीटर है, ठीक है। थर्मामीटर को जो जलती हुई लौ है उसके समीप में लाया गया है, मोमबत्ती के समीप। थर्मामीटर की सहायता से वायु का ताप नोट कीजिए। अब उसे इस प्रकार रखिए कि उसका बल्ब एक जलती हुई मोमबत्ती की लौ के पास परंतु नीचे रहे, है ना। हम यहाँ पर डायग्राम में देख चुके हैं बच्चों। यहाँ आप लोग फिर से देखिए, है ना, जो लौ जल रही है, हम थर्मामीटर को थोड़े नीचे की ओर रखे हुए हैं, ठीक है, इस प्रकार से रखे हुए हैं, और हम यहाँ तापमान को नोट करेंगे। अब हम देखिए बच्चों, जलती हुई मोमबत्ती की लौ के पास परंतु नीचे रहे, पुनः थर्मामीटर का पाठ्यांक हमें नोट करना है। आप देखेंगे कि ताप में वृद्धि हुई है ना, तापमान में वृद्धि हो जाती है। वायु ऊष्मा का कुचालक है, हम सभी जानते हैं बच्चों, वायु ऊष्मा का कुचालक है, अतः चालन द्वारा ऊष्मा थर्मामीटर तक नहीं आ सकती, है ना, नहीं आ जा सकती। चालन द्वारा ऊष्मा थर्मामीटर तक नहीं आ जा सकती, और संवहन की प्रक्रिया से भी ऊष्मा नीचे की ओर नहीं जा सकती। तब ऊष्मा किस विधि से थर्मामीटर तक पहुंची? यह विधि विकिरण कहलाती है। यह विधि क्या कहलाती है बच्चों? विकिरण। क्योंकि क्या होता है, वहाँ जो मोमबत्ती है, जो लौ जल रहा है, वहाँ का थोड़ा सा जो आसपास का वातावरण है गर्म हो जाता है ना। जब हम थर्मामीटर को उसके समीप, लौ के समीप ले जाते हैं, तो थर्मामीटर क्या करता है, पाठ्यांक नोट कर लेता है, पाठ्यांक नोट कर लेता है, ठीक है। इस प्रकार से हमें पता चल जाता है कि थर्मामीटर
गर्म हुआ है, वहाँ का जो वातावरण है वो गर्म है ना। ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होने में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्या कहलाती है बच्चों? विकिरण, है ना, यह विकिरण कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखें बच्चों, जो ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया है ये, है ना, ऊष्मा का संचरण हुआ पर कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? विकिरण के द्वारा। इसमें क्या हुआ? ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होने में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ी, है ना। किसी विधि द्वारा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा वस्तु और ऊष्मा के स्रोत के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। दूरी जितनी अधिक होगी, ऊष्मा उतनी ही कम मात्रा में स्रोत से वस्तु तक पहुंचेगी। वे ग्रह जो सूर्य से पृथ्वी की तुलना में अधिक दूरी पर है, कम ऊष्मा पहुंचने के कारण ठंडे हैं, है ना। सभी गर्म वस्तुएं ठोस, द्रव या गैस ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं। ठोस भी ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं बच्चों, द्रव भी और गैस भी, है ना, जिसका परिमाण निम्न दो बातों पर निर्भर करता है। फर्स्ट है वस्तु का ताप, ठीक है, कितना तापमान है उसका, वस्तु का, उस पर निर्भर करता है कि ऊष्मा कितना उत्सर्जित करेगा। सेकेंड है वस्तु का रंग या उसकी सतह की प्रकृति कैसा है, खुरदुरा है या फिर चमकदार है। तो आइए इसे समझने की दो क्रियाकलाप करें, ठीक है। पहला हम क्रियाकलाप करेंगे 6 आवश्यक सामग्री लेंगे, जिसमें हम टीन के 2 डिब्बे लेंगे, काला रंग और थर्मामीटर लेंगे, है ना। थर्मामीटर किस लिए लेंगे? ताप को नोट करने के लिए, ताप का पाठ्यांक नोट करने के लिए। एक ही आकार के टीन के 2 डिब्बे लीजिए। तो एक ही आकार के हम 2 डिब्बे लिए हुए हैं। आप सभी डायग्राम भी देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ आप सभी देख सकते हैं ये टीन के 2 डिब्बे हैं बच्चों। एक में काला लपेटा हुआ है या काला कलर कर दिया गया है, एक वाइट है ना। और थर्मामीटर हम पाठ्यांक नोट करने के लिए लिए हुए हैं। अब बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं कि एक डिब्बे को काले रंग से रंग देते हैं और दूसरे को चमकदार रहने देते हैं, है ना। दोनों डिब्बों के ढक्कनों में थर्मामीटर डालने के लिए एक एक छेद कर दीजिए। अब दोनों डिब्बों को एक कमरे में रखकर दोनों डिब्बों में बराबर मात्रा में खौलता पानी डाल दीजिए। थर्मामीटर द्वारा दोनों डिब्बों के पानी का ताप नोट कीजिए। 10 मिनट के पश्चात पुनः दोनों थर्मामीटर के ताप नोट कीजिए, ठीक है। दोनों में से किस थर्मामीटर का ताप कम है? आप देखेंगे कि काले डिब्बे में रखे पानी का ताप चमकदार डिब्बे वाले पानी के ताप से कम है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि काली सतह चमकदार सतह की तुलना में ऊष्मा विकिरण का अच्छा उत्सर्जक है ना। सामान्यतः गहरे रंग वाली वस्तुएं हल्के रंग वाली वस्तुओं की तुलना में अधिक ऊष्मा का उत्सर्जन करती है। आइए ऊष्मा अवशोषण से संबंधित एक क्रियाकलाप करें। तो हम देखते हैं बच्चों, ऊष्मा उत्सर्जित कौन सबसे अधिक करता है? काले डिब्बे वाले, है ना। इससे जब हम पाठ्यांक नोट करते हैं तो जो थर्मामीटर में पाठ्यांक हम लेते हैं तो अधिक गर्म कौन होता है? जो काले रंग की टीन होती है वो अधिक गर्म होता है। अब हम देखेंगे क्रियाकलाप 7। उपरोक्त क्रियाकलाप वाले 2 टीन के डिब्बों में से एक को काला रहने दें और दूसरे को सफ़ेद रहने दें, है ना। तो रंग दें और सफ़ेद रंग से हमें दूसरे डिब्बे को रंगना है। और 8.8 में हम देखेंगे दोनों में कमरे के ताप पर समान ऊंचाई तक पानी भरकर दोनों थर्मामीटर द्वारा उनका प्रारंभिक ताप नोट करेंगे, है ना। अब हम देखते हैं बच्चों कि दोपहर के समय 1 घंटे के लिए धूप में रख देंगे। 1 घंटे बाद दोनों थर्मामीटरों के ताप नोट कीजिए। कौन सा पानी अधिक गर्म है? तो काले डिब्बे का पानी अधिक गर्म है। अतः कहा जा सकता है कि सफ़ेद की तुलना में काला रंग ऊष्मा विकिरण का अच्छा अवशोषक है। सभी गहरे रंग ऊष्मा विकिरण के अच्छे अवशोषक होते हैं बच्चों, ठीक है। जितने भी गहरे रंग होते हैं वो ऊष्मा विकिरण के अच्छे अवशोषक होते हैं, है ना। तो बच्चों हम यहाँ पर 2 चीज़ें देखे, है ना। जो चमकदार डिब्बे होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम काला डिब्बा देखेंगे तो वो अधिक ऊष्मा का जो ताप होता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं काले डिब्बे में रखे पानी का ताप चमकदार डिब्बे वाले पानी के ताप से कम होता है ना। चमकदार डिब्बे वाले पानी के ताप से कम होता है किसका?
जो काले डिब्बे में रखी हुई है पानी उसका, है ना। इससे यह निष्कर्ष क्या निकला कि काली सतह चमकदार सतह की तुलना में ऊष्मा विकिरण का अच्छा उत्सर्जक है, यानी कि ऊष्मा का उत्सर्जक है। और यहाँ हम पढ़ते हैं कि जो काले डिब्बे का पानी है यदि हम धूप में रख देते हैं तो सबसे अधिक पानी काले डिब्बे का गर्म हो जाता है ना। और सफ़ेद डिब्बे की तुलना में अधिक गर्म काले डिब्बे का पानी हो जाता है, यानी कि जो गहरे रंग होता है वो ऊष्मा का अच्छा विकिरण, अच्छा अवशोषक है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों दैनिक जीवन में ऊष्मा का विकिरण, है ना। हमारे जो डेली रूटीन है बच्चों, जो जीवन चल रहा है दैनिक जीवन, है ना, दैनिक जीवन में ऊष्मा का विकिरण के बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे गर्मी के दिनों में हम सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं जिससे उनके द्वारा ऊष्मा का अवशोषण कम हो और हमें गर्मी न लगे, इसलिए हम गर्मी के दिनों में सफ़ेद या फिर हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, गहरे रंग के नहीं, है ना। सेकेंड है ठंड के दिनों में हम काले और गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं क्योंकि वे ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं एवं हमें ठंड से बचाते हैं। थर्ड देखेंगे खाना पकाने वाले बर्तनों के निचले हिस्से को या सोलर कुकर के भीतरी हिस्से एवं उसके अंदर रखे बर्तनों को काला रंग जाता है ना, काला रखा जाता है जिससे ये ऊष्मा विकिरण का अधिक अवशोषण कर सकें। फोर्थ है हमारा चाय को ठंडा होने से बचाने के लिए चाय की केतली को चमकदार रखा जाता है ना। हम सभी देखें बच्चों, जो चाय की केतली होती है उसके अंदर का जो भाग है वो चमकदार होता है, इससे क्या होता है चाय को ठंडा होने से बचाया जाता है ना। अब हम देखेंगे यहाँ पर 8.2 थर्मस फ्लास्क। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में किस प्रकार से हमारा ये थर्मस फ्लास्क है ना। यहाँ पर कार्क लगा हुआ है, ये दोहरे दीवार वाली कांच की बोतल होती है बच्चों, अंदर में आप सभी देख सकते हैं ये जो है दोहरे दीवार वाली कांच की बोतल है और चांदी की पॉलिश की गई हुई है अंदर वाले भाग को, है ना। और ये जो मोटे दीवार वाली भित्ति बनाई गई है ये निर्वात होती है, इनके बीच में कुछ नहीं पाया जाता है ना। बाहरी आवरण है ये और ये यहाँ पर स्प्रिंग लगा हुआ है। अब हम देखेंगे थर्मस फ्लास्क के बारे में। थर्मस फ्लास्क का उपयोग हमें ठंडे या गर्म द्रवों को एक लंबे समय तक उसी ताप पर रखने के लिए करते हैं। इसे इस प्रकार बनाया जाता है कि इसके अंदर रखे द्रव से ऊष्मा का स्थानांतरण, चालन, संवहन और विकिरण तीनों विधियों से ना हो सके, है ना। यह दोहरे दीवार वाले पतले कांच की बोतल का बना होता है जिसके बीच की हवा निकाल कर उसे सील कर दिया जाता है, सील यानी कि बंद कर दिया जाता है ना। दोनों चित्र 8.9 हम देख रहे हैं, दीवारों के बीच कोई माध्यम नहीं है ना, न होने के कारण चालन एवं संवहन से ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो पाता है। इस बोतल को कार्क या प्लास्टिक के ढक्कन द्वारा बंद कर दिया जाता है। अब इस बोतल को उसी आकृति के बड़े प्लास्टिक में जार में कार्क यानी कि कुचालक होता है जो कार्क है का आधार बनाकर रख दिया जाता है जिससे वह टूट फूट से सुरक्षित रहे। विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकने के लिए कांच की दोहरे दीवार की बोतल के आमने सामने की सतह पर चांदी की पॉलिश कर दी जाती है ना। अंदर की चमकदार दीवार थर्मस फ्लास्क में रखे गर्म द्रव की ऊष्मा को अंदर परावर्तित कर देती है जिससे वह ठंडी नहीं हो पाती और यदि फ्लास्क में ठंडा द्रव रखा हो तो बाहर की ऊष्मा को बोतल की बाहरी चमकदार दीवार परावर्तित, जिससे बाहर की ऊष्मा अंदर तक नहीं पहुंच पाने के कारण वह गर्म नहीं हो पाता। इस प्रकार ऊष्मा का स्थानांतरण, चालन, संवहन और विकिरण द्वारा न हो पाने के कारण थर्मस फ्लास्क में रखे द्रव के ताप में लंबे समय तक परिवर्तन नहीं होता, है ना बच्चों। आप सभी सुने होंगे कि जो थर्मस फ्लास्क होते हैं इसमें पानी रख लो आप या फिर चाय रख लो, है ना। ये जिस भी स्थिति में पानी को गर्म रखते हैं तो वो गर्म ही रहता है, ठंड रखेंगे तो वो पानी ठंड ही रहता है, क्योंकि हम यदि थर्मस फ्लास्क में ठंडी पानी रखते हैं और ठंड पानी रखने के बाद हम उसे गर्म वातावरण में भी रखते हैं तो वह पानी ठंडी ही रहती है, ठंड ही रहती है, गर्म नहीं होती, क्योंकि जो गर्म वातावरण है वह ऊष्मा
इस फ्लास्क में प्रवेश नहीं कर पाती है ना, जिस कारण से वो पानी ठंडी ही रहती है। और यदि हम फ्लास्क में गर्म पानी रख दें और कहीं ठंडी जगह पर हम रखते हैं जहाँ का वातावरण बिल्कुल ठंडी होती है ना, वहाँ भी रख देंगे, तो जब ये फ्लास्क बंद होता है, ठीक है, तो इसमें से जो ऊष्मा है उसका मतलब आ नहीं सकता, ना ही जा सकता है, जिसके वजह से क्या होता है, यहाँ पानी जिस स्थिति में हम डाले हैं, यानी कि गर्म डाले हैं तो गर्म रहेगा, ठंडा डाले हैं ठंड रहेगा, या फिर किसी भी टेम्परेचर का हम डालते हैं, कोई भी पानी हो या चाय हो, है ना, तो उसी स्थिति में रहता है, काफ़ी समय तक रहता है, ठीक है। और इसमें जो संवहन, संचरण, विकिरण विधि नहीं हो पाता, तो किस वजह से बच्चों, ये वाली दीवार जो आप लोग देख रहे हैं, है ना, ये मोटे कांच की दीवार होती है बच्चों, है ना। इनकी जो मोटी कांच, दो कांच होती हैं, मोटी कांच होती हैं, दोहरे दीवार होती हैं, जो इनके बीच में क्या किया गया है बच्चों, इन्हें बीच में खाली कर दिया गया है, यानी कि इसमें हवा भी नहीं है, एयर भी नहीं है ना, बिल्कुल निर्वात है, खाली है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनकी दीवार की वजह से इनमें कोई भी जो ऊष्मा है वो आ नहीं सकता, ना ही जा नहीं सकता, मोटी होती है ना। और इसके अंदर वाली जो भाग है, इसे चांदी से पॉलिश कर दिया जाता है, जिसके वजह से वो पानी की ऊष्मा जैसा का तैसा गर्म ही रहता है, ठीक है। और ढक्कन होता है वो कार्क के द्वारा बंद कर दिया जाता है, जो कि ऊष्मा के कुचालक होते हैं, है ना। आप सभी जानते हैं ऊष्मा का कुचालक, जिसमें ऊष्मा संचरण ना कर सके, जिसमें ऊष्मा का प्रवाह ना हो सके, वो कुचालक कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। और ये क्या करते हैं, अपने अंदर पड़ने वाले जो किरण होती है ना, ऊष्मा का जो थर्मस फ्लास्क में रखे गर्म द्रव की ऊष्मा को अंदर ही क्या कर देते हैं, ये परावर्तित कर देती है, जिससे वह ठंडी नहीं हो पाती है। और यदि फ्लास्क में ठंडा द्रव रखा हो तो बाहर की ऊष्मा को बोतल की बाहरी चमकदार दीवार परावर्तित कर देती है ना। तो बोतल की बाहरी चमकदार दीवार परावर्तित कर देती है, तो इससे हमें पता चलता है कि किस कारण से पानी हमारा जिस स्थिति में हम डाले रहते हैं, ठंडा पानी ठंडा ही और गर्म पानी गर्म ही रहता है। बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन है, चित्र 8.6 में एक आयताकार बॉक्स एक्स में दो रास्ते ए और बी दिए गए हैं, आप सभी देख रहे हैं, ये आयताकार बॉक्स है, ठीक है। इसमें दो छेद हैं, आप लोग दो रास्ते देख रहे हैं, ए और बी। इसके अंदर एक मोमबत्ती रखी हुई है, इस आयताकार डिब्बे के अंदर, है ना, जिसे सी नाम दिए हैं। तो आप सभी को बताना है बच्चों कि फर्स्ट में अ के अंदर, यानी कि बॉक्स के अंदर संवहन धाराएं किस प्रकार बह रही है, तीर का निशान बनाकर दर्शाइए। तो आप लोग तीर का निशान द्वारा दर्शाएंगे। यदि रास्ता बी बंद कर दिया जावे तो क्या होगा? जलती हुई अगरबत्ती को ए के ऊपर रखने पर धुआं किस दिशा में जाएगा? तो इसे आपको बताना है, ठीक है। हम संवहन विधि, संचरण विधि और विकिरण विधि पढ़ें तो आप सभी को पता होगा कि जब इसे गर्म करते हैं तो इस छेद से जब जो ऊष्मा है ये किस ओर जाएगा, हमें जो तीर के निशान के द्वारा आप सभी इन्हें बताएंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है बच्चों, इसे आप लोगों को बनाकर बताना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे आपको बताने हैं बच्चों। ऊष्मा संचरण की विधियों के नाम लिखिए। तो ऊष्मा संचरण के कौन कौन से विधि हैं इसके बारे में आप बताएंगे, ठीक है। और संवहन धाराओं को समझाइए, तो इसे भी आपको अपनी कॉपी में लिखकर समझाना है कि किस प्रकार से संवहन धाराएं होती हैं, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं बच्चों, इसे आप सभी को बताना है। बच्चों ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। यहाँ पर हमने सीखा को एक बार हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर से हमने क्या क्या सीखा। तो ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर चालन, संवहन और विकिरण नामक तीनों विधियों द्वारा होता है, ठीक है। जब दो वस्तुएं समान ताप पर हों तो उनके बीच ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता। यदि दो वस्तुएं समान ताप पर हो, है ना, यानी कि दोनों वस्तुएं मान लो गर्म होगा, एक ही टेम्परेचर पे होगा, तो उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है ना। हमेशा ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है बच्चों? ठंड से
यानी कि वो गर्म है तो वो ठंडी की ओर जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें अणु अपने स्थान से क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण वस्तु से अणुओं द्वारा होता है चालन कहलाता है। इसमें अणु अपने स्थान से स्थानांतरित नहीं होते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें ऊष्मा का चालन आसानी से होता है ऊष्मा के क्या कहलाते हैं, सुचालक। ठीक है, धातुएं जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम और लोहा इत्यादि ऊष्मा के क्या हैं, सुचालक हैं, क्योंकि ऊष्मा इसमें क्या होते हैं, इन पदार्थों में ऊष्मा आसानी से चालन कर पाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे बच्चों ऊन, लकड़ी, स्ट्रॉ, कागज और थर्माकोल इत्यादि ऊष्मा के कुचालक हैं। तो आप सभी जानते हैं ऊन के बारे में, लकड़ी और स्ट्रॉ जो आप फ्रूटी वगैरह पीते हैं जिसमें पाइप एक देता है ना, उसे ही स्ट्रॉ कहा जाता है। कागज, थर्माकोल है ना, ये सभी ऊष्मा के कुचालक हैं। अब देखेंगे हम द्रव एवं गैसें ऊष्मा की कुचालक हैं। पारा द्रव होने के बावजूद ऊष्मा का सुचालक होता है ना। जितने भी द्रव होते हैं, गैस होते हैं, ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं बच्चों। ठीक है, पर क्या होता है, पारा द्रव के रूप में थर्मामीटर में होता है। हम सभी जानते हैं थर्मामीटर में पारा पाया जाता है ना। तो ये द्रव होने के बावजूद भी क्या होता है, ऊष्मा के ये सुचालक होते हैं। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का संचरण माध्यम के अणुओं के स्थानांतरण के कारण होता है ना। क्या होता है, द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का संचरण किस प्रकार से होता है, तो माध्यम के अणुओं के स्थानांतरण के कारण होता है, जिसे संवहन कहते हैं। संवहन में ऊष्मा सदैव नीचे से ऊपर की ओर संचारित होती है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, संवहन में ऊष्मा सदैव नीचे से ऊपर की ओर संचारित होती है ना। किसी गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ऊष्मा स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता न हो विकिरण कहलाता है। तो हम पढ़ चुके हैं बच्चों, जो विकिरण है ना, इसमें ऊष्मा का जो प्रवाह होता है, तो इसमें विकिरण के माध्यम में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ना। इस ऊष्मा को विकिरण ऊर्जा कहते हैं। सूर्य से ऊष्मा हमें विकिरण द्वारा प्राप्त होती है ना। सूर्य से ऊष्मा हमें यहाँ पृथ्वी पर जब सूर्य की जो ऊष्मा है वो पहुँचती है पृथ्वी पर, तो इसमें विकिरण द्वारा प्राप्त होती है ना। कोई भी माध्यम नहीं पाया जाता है। काली या फिर गहरे रंग की वस्तुएं चमकीली, सफ़ेद या हल्के रंग की वस्तुओं की तुलना में अच्छी अवशोषक एवं अच्छी उत्सर्जक होती है ना। काले रंग की बच्चों या फिर गहरे रंग की जो वस्तुएं होती हैं या फिर चमकीली वस्तुएं होती हैं, है ना, सफ़ेद या हल्के रंग की वस्तुओं की तुलना में अच्छे अवशोषक एवं अच्छे उत्सर्जक होती हैं। ठीक है, तो हम पढ़ चुके हैं बच्चों काली चमकीली टीन के बारे में भी और काले टीन के बारे में भी पढ़ चुके। अब हम देखेंगे थर्मस फ्लास्क की रचना इस प्रकार की होती है कि उसमें जो उसकी ऊष्मा चालन, संवहन और विकिरण तीनों विधियों द्वारा स्थानांतरण नहीं हो पाती है। तो बच्चों इसमें हमने पढ़ा कि जो थर्मस फ्लास्क है, हम देख चुके अभी पढ़ चुके हैं थर्मस फ्लास्क की संरचना किस प्रकार से दोहरी कांच वाली कांच से जो दोहरी कांच की भित्ति बनाई हुई होती है ना, कांच से कोटेड होता है, जिसकी वजह से वो उसमें ऊष्मा और उसके अंदर के भाग को चमकीली रंगों से रंगा जाता है, चांदी के रंगों से। ठीक है, इस प्रकार से उसमें की ऊष्मा का जो ताप होता है वही ताप बना रहता है, ना ही वो गर्म होता है और ना ही ठंडा होता है, वह उसी ताप में बना रहता है। इस प्रकार से हम देखते हैं बच्चों हमारे ये चैप्टर समाप्त होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में है ना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे 9 चैप्टर, जिसमें है सजीवों में पोषण। ठीक है, इसमें आप लोग होमवर्क बनाकर दिखा देंगे। ठीक है, मेरे नंबर पर सेंड कर देंगे। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।